Hello friends, welcome to my channel क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए एकदम स्टार्टिंग से शुरू की है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 23 लेसन्स प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने उन लेसन्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। ये जो कंटेंट है आप लोगों की नॉलेज को बहुत ज्यादा एनहेंस करने वाला है और आप लोग एग्जामिनेशन में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड कर्जन एंड हिज पॉलिसीज। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज हैं वो काफी एग्रेसिव रही थी और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आज कवर होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ था यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ, एडुकेटर भी हूँ अन अकेडमी पर। उसके अलावा मैंने ये सभी एग्जामिनेशंस क्लियर कर रखे हैं। फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न करें और यहाँ से आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसकी मदद से आप लोग इजीली एग्जामिनेशन को क्लियर करें, हम आप लोगों की एग्जामिनेशन क्लियर करने में मदद कर सकें। फ्रेंड्स, ये जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा रखा है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय रहे थे 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय रहे थे। फ्रेंड्स, इन्हें हम ट्रू सक्सेसर भी कहते हैं लॉर्ड डलहौजी के। ये लॉर्ड डलहौजी के ट्रू सक्सेसर हैं। क्यों हैं? इनकी पॉलिसीज की वजह से। ये ग्रेट इंपीरियलिस्ट थे, ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो भारत में बढ़े। अथॉरिटेरियन थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ को मजबूत करना चाहते थे और ये बहुत ज्यादा रूथलेस थे। ये अपनी पॉलिसीज को बहुत रूथलेस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे, जरा सी भी ढील नहीं देते थे। इनका जो पीरियड है वो एग्रेसिव पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। ये बहुत सारी एग्रेसिव पॉलिसीज लेकर आए थे और ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ये इसे बहुत आगे ले गए थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के लोगों के मन में लॉर्ड कर्जन को लेकर बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। किसी और गवर्नर जनरल या फिर वॉइस रॉय के प्रति इतनी कड़वाहट नहीं थी जितनी की लॉर्ड कर्जन के प्रति थी। फ्रेंड्स, वो क्यों थी आगे चलकर इनकी पॉलिसीज बता देंगी। जब लॉर्ड कर्जन भारत के वॉइसरॉय बने उस टाइम पर भारत में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे। अब हम उन क्राइसिस को देखते हैं। उस टाइम पर भारत में फेमीन चल रही थी, फेमीन यानी भूखमरी चल रही थी। फेमीन ऑफ 1896 एंड 1898। ये जो भूखमरी थी और उसके बाद भारत में प्लेग फैल गई। तो फ्रेंड्स, लोगों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन लेकर आए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अब कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ने ऐसा क्या किया? इस एक्ट के थ्रू लॉर्ड कर्जन ने इलेक्टेड मेंबर्स को घटा दिया और नॉमिनेटेड मेंबर्स को बढ़ा दिया। अब इलेक्टेड मेंबर्स को घटाकर वो नॉमिनेट किसे करते थे? यूरोपियन मेंबर्स को। तो यूरोपियन मेंबर्स की मेजोरिटी बढ़ गई। इससे क्या हुआ? भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स थी वो कमजोर पड़ गई। उनमें यूरोपियंस अपनी अब मनमानी करने लगे। तो इसीलिए कलकत्ता कॉरपोरेशन को एंग्लो इंडियन हाउस के नाम से जाना जाने लगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सिटीज कमीशन ऑफ 1902 एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। एक यूनिवर्सिटीज कमीशन बनाया गया 1902 में, जिसने ये रिकमेंड किया
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना ऑफिशियल कंट्रोल बढ़ा देना चाहिए यूनिवर्सिटीज पे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो कैसे किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉमिनेटेड मेंबर्स को बढ़ा दिया और इलेक्टेड मेंबर्स को घटा दिया। नॉमिनेटेड मेंबर्स को बढ़ाने से क्या फायदा होता था? ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को ही नॉमिनेट कर लेते थे। इससे क्या होता था कि जो अंग्रेज हैं उनका कंट्रोल बढ़ गया यूनिवर्सिटीज पे। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन का ये मानना था कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये ही मिलिटेंट्स को तैयार कर रही हैं। जो लोग नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा उग्र हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहाँ से तैयार हो रहे हैं? यूनिवर्सिटीज से ही तैयार हो रहे हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1904। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। अब इस एक्ट का पर्पस क्या था? प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, रिस्टोर करना इस एक्ट का पर्पस था। और जब ये एक्ट पास हुआ तभी हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे ही एक्ट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 किस लिए आया? प्रेस की फ्रीडम को कर्ब करने के लिए, जिससे कि प्रेस जो है लोगों में अवेयरनेस फैलाती है, ब्रिटिश राज की खामियां बताती है, वो सारी चीजें ना हो सके, ब्रिटिश राज का क्रिटिसिज्म ना हो सके, तो इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब कर दिया जाता था बार बार। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो सबसे पहले हम रीजंस देखते हैं ऐसा क्यों किया था। सबसे पहली बात, बंगाल उस टाइम पर एक बड़ा राज्य था। दूसरी चीज है, यह एक मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट था, एक समृद्ध राज्य था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स की संख्या बराबर थी और उनके अंदर एक बंगाली कॉन्शियसनेस थी। वो रिलीजन के आधार पर डिवाइडेड नहीं थे कि हम हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, नहीं, उनके अंदर एक बंगाली होने की भावना थी कि हम सब बंगाली हैं। और लास्ट चीज ये थी कि जो बंगाली इंटेलिजेंसिया था उसने जो नेशनलिज्म की भावना है वो देश के अलग अलग कोने में पहुंचा दी थी, स्प्रेड कर दी थी पूरे देश में। किसने? बंगाली इंटेलिजेंसिया ने। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन जानते थे कि भारत में जो नेशनलिज्म है उसका सेंटर ही बंगाल है। बंगाल को तोड़ना जरूरी था अगर ब्रिटिश रूल को भारत में आगे बढ़ाना है, कामयाब रखना है तो। बंगाल में जो बैलेंस डेमोग्राफी थी, मतलब वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या बराबर थी, यही बंगाल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और अब लॉर्ड कर्जन चाहते थे इस स्ट्रेंथ को तोड़ना, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने रिलीजन को बेसिस लेकर, अब देखिए वेस्ट बंगाल में क्या था, हिंदू मेजोरिटी थी और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन किया कि हिंदू अलग हो जाएं और मुस्लिम अलग हो जाएं, और बंगाल जो यूनाइटेड एक पावर था वो डिवाइड होकर डिस्ट्रॉय हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये उस टाइम का बंगाल स्टेट है। ये वाला पोर्शन था वेस्ट बंगाल वाला, यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी, और ये वाला पोर्शन था ईस्ट बंगाल वाला, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी। ईस्ट बंगाल और असम में मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो बंगाल का इस तरीके से पार्टीशन कर दिया था। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल के पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया था वो 19 जुलाई 1905 को किया था। बंगाल के पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ था 19 जुलाई 1905। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद जो बंगाल का एक्चुअल पार्टीशन हुआ है वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। तो ये दोनों डेट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। बंगाल को दो भाग में डिवाइड कर दिया, ये अभी हमने मैप पे देखा ही था, वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न बंगाल असम के साथ जो था। अब देखिए, जब बंगाल का पार्टीशन हो गया, इसे क्या कहा जाता था? बंग भंग। जब बंग भंग हो गया तो ये लोगों के लिए एक इमोशनल इशू बन गया।
लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और उस टाइम तक जो हमारी कांग्रेस थी वो एजिटेट करना सीख चुकी थी, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है ये सारी चीजें सीख चुकी थी, और कांग्रेस ने इस इमोशनल वेव का फायदा उठाते हुए एक मास मूवमेंट लॉन्च कर दिया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम वो मास मूवमेंट पढ़ेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को टाइम टू टाइम ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में रिव्यू करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, पीडीएफ मिलती रहेगी, अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए।